हेलो क्लास सिक्स्थ, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। आज के वीडियो में हम आपका ज्योग्राफी के फर्स्ट चैप्टर द अर्थ एंड द सोलर सिस्टम का नेक्स्ट पार्ट करने जा रहे हैं, जिसकी शुरुआत हम कर रहे हैं एस्ट्रॉइड से। लेट्स सी। एस्ट्रॉइड्स मीन्स ग्रहिका। देखते हैं क्या होती है ये। अ बेल्ट ऑफ ब्रोकन रॉक्स एंड डेब्रीज ऑफ अ प्रोबेबली एक्सप्लोडेड प्लैनेट लाई इन बिटवीन मार्स एंड जुपिटर। एक पट्टी होती है जिसके अंदर टूटी हुई चट्टानें और संभवतः एक्सप्लोडेड प्लैनेट का मलबा होता है, जो कि मार्स और जुपिटर के बीच में पाया जाता है। दीज रिलेटिवली स्मॉल रॉकी बॉडीज आर कॉल्ड एस्ट्रॉइड्स। इन्हीं छोटी छोटी रॉकी बॉडीज़ को यानी चट्टान के इन टुकड़ों को क्या कहा जाता है? एस्ट्रॉइड कहा जाता है, यानी कि ग्रहिका कहा जाता है। दे वेरी इन साइज, ये साइज में घटते बढ़ते रहते हैं। एंड द लार्जेस्ट एस्ट्रॉइड इज सेरेस, जो सबसे बड़ी एस्ट्रॉइड है, ग्रहिका है, वो क्या है? सेरेस है। हैविंग एन अप्रॉक्सीमेट डायमीटर ऑफ 700 किलोमीटर, जिसका कि अप्रॉक्सीमेट व्यास कितना है? 700 किलोमीटर है, 700 किलोमीटर है। ऑल प्लैनेट्स आर नेम्ड आफ्टर रोमन गॉड्स, फाइंड आउट देयर नेम्स। सारे के सारे प्लैनेट्स के नेम्स जो हैं वो रोमन गॉड्स के नाम पर हैं। चलिए उनके नाम आपको फाइंड आउट करने हैं। सेकेंड पॉइंट इज मेटर्स, जिसका मतलब होता है उल्का। यू मस्ट हैव ऑफन सीन ब्राइट स्ट्रैक्स ऑफ लाइट फ्लैशिंग इन द नाइट स्काई फॉर अ फ्यू मोमेंट्स। आपने अक्सर कुछ चमकदार रेखाएं लाइट की फ्लैशिंग जैसी नाइट स्काई में देखी होगी, जो कुछ पल के लिए ही दिखती हैं। वी कॉल दीज शूटिंग स्टार्स, हम इन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। बट दीज आर इन फैक्ट ब्रोकन पीसेज दैट सेपरेट फ्रॉम एस्ट्रॉइड्स एंड दीज रॉक्स एंटर अर्थ्स एटमोसफियर एट ग्रेट स्पीड। बट दीज आर इन फैक्ट, लेकिन ये क्या होती हैं? टूटे हुए टुकड़े होते हैं जो एस्ट्रॉइड से अलग हो जाते हैं, ग्रहिका से अलग होने वाले टूटे हुए टुकड़े होते हैं। एंड दीज रॉक्स, और ये चट्टानों के टुकड़े कहाँ एंट्री कर जाते हैं? अर्थ के एटमॉस्फेयर में एंट्री कर जाते हैं एक ग्रेट स्पीड से। ड्यू टू फ्रिक्शन विद एटमॉस्फेरिक डस्ट एंड गैसेज, मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स बर्न आउट कम्प्लीटली। एटमॉस्फेयर में डस्ट और गैसेज के बीच में घर्षण की वजह से ये चट्टानें, मोस्ट ऑफ दीज रॉक्स, इनमें से ज़्यादातर चट्टानें पूरी तरह से जल जाती हैं। दीज आर कॉल्ड मैटर्स, और ये जो जल जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उल्का कहते हैं। हाउ एवर सम लार्जर मैटर्स डू नॉट बर्न अप कम्प्लीटली। कई बार क्या होता है, कुछ बड़ी जो उल्काएं होती हैं वो पूरी तरह से जल नहीं पाती। एंड द रिमेनिंग पार्ट स्ट्राइक्स द अर्थ सरफेस मेकिंग क्रैटर्स, और जो पूरी तरह जल नहीं पाती, इसलिए जो इनका बचा हुआ हिस्सा होता है वो किससे टकराता है? धरती के सरफेस से टकराता है, जो गड्ढों का निर्माण करता है। धरती पे आके जब वो गिरते हैं तो क्या होता है? वहाँ पे ज्वालामुखी या मान लो गड्ढे बन जाते हैं। दीज पार्ट्स ऑफ मैटर्स दैट हिट द अर्थ आर कॉल्ड मेट्रॉइड्स, और ये हिस्से जो वो पार्ट, उन उल्काओं के वो पार्ट जो धरती से हिट होते हैं, धरती के टकराते हैं, उसे क्या कहा जाता है? उल्का पिंड कहा जाता है। द लार्जेस्ट वन टू हैव हिट द अर्थ इज इन द स्टेट ऑफ एरिजोना, यूएसए। जो लार्जेस्ट वन टू हैव हिट द अर्थ, जो सबसे बड़ा एक टुकड़ा ऐसा जो अर्थ से हिट हुआ था, वो कहाँ हुआ था? स्टेट ऑफ एरिजोना, यूएसए के स्टेट एरिजोना में हुआ था। द क्रिएटेड इज 1200 मीटर अक्रॉस एंड 170 डीप। ठीक है, ये जो टकराने की वजह से जो गड्ढा बना था नीचे, वहाँ उस हिस्से में वो 1200 मीटर अक्रॉस और पार और 170 की गहराई पे था। ठीक है, डीप था, 170 मीटर गहरा था। अब हम देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट जो है कॉमेट्स, जो क्या होती है? पुच्छल तारा। ठीक है, कॉमेट्स मतलब पुच्छल तारा। कॉमेट्स आर बॉल्स ऑफ डस्ट, आइस पार्टिकल्स एंड फ्रोजन गैसेस दैट रिवॉल्व अराउंड द सन। ये पुच्छल तारा क्या होते हैं? बॉल्स होती हैं जो डस्ट की बनी होती हैं, या फिर आइस, बर्फ़ के कणों की बनी होती हैं, एंड फ्रोजन गैसेज, जिसमें जमी हुई गैसें होती हैं, जो सूरज के चारों ओर रिवॉल्व करती हैं, घूमती हैं। When they come closer to the sun in their highly elliptical orbits, जब ये सूरज के बहुत पास आ जाती हैं अपने दीर्घवृत्तीय ऑर्बिट में, अक्ष में घूमते हुए, दे वेपोराइज एंड फॉर्म अ लॉन्ग टेल। तब ये क्या हो जाती हैं? गैस में बदल जाती हैं, वाष्पित हो जाती हैं और एक लंबी
टेल में बदल जाती है, एक लंबी टेल बन जाती है इनकी, विच कुड बी एज लॉन्ग एज 1 मिलियन किलोमीटर्स, जो लगभग इतनी लंबी होती है 1 मिलियन किलोमीटर तक लंबी होती है। द मोस्ट फेमस ऑफ दीज इज द हेलेस कॉमेट विच इज़ विजिबल फ्रॉम अर्थ एवरी 76 ईयर्स। इनके अंदर जो सबसे फेमस कॉमेट है वो है हेलिस कॉमेट, जो कि अर्थ से लगभग हर 76 साल बाद दिखती है, ठीक है, 76 ईयर्स। इट विल अपीयर नेक्स्ट इन द ईयर 2062। नेक्स्ट ये आगे जब दिखेगी किसी साल में वो ईयर होगा 2062। ये है हेलिस कॉमेट, नोटिस इट्स लॉन्ग टेल, ये देखिए ये है, ठीक है। अब हम देखते हैं नेक्स्ट सैटेलाइट्स। सैटेलाइट्स क्या होते हैं? सैटेलाइट्स होते हैं उपग्रह। सैटेलाइट्स आर कैलेस्टियल बॉडीज विच रिवॉल्व अराउंड द प्लैनेट्स। सैटेलाइट ऐसी आकाशीय संरचनाएं होती हैं जो प्लैनेट्स के चारों ओर घूमती हैं। दे डू नॉट हैव हीट और लाइट ऑफ देयर ओन लाइक ऑल प्लैनेट्स। इनकी खुद की अपनी हीट और लाइट नहीं होती है जैसे कि बाकी प्लैनेट्स की होती है। दे रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। ये सूरज की लाइट की वजह से रिफ्लेक्ट करते हैं। वेरियस प्लैनेट्स हैव डिफरेंट नंबर्स ऑफ सैटेलाइट्स। बहुत सारे प्लैनेट्स, अलग अलग प्लैनेट्स के अपने डिफरेंट नंबर्स होते हैं सैटेलाइट के, यानी सबकी अलग अलग नंबरिंग में सैटेलाइट्स होती हैं। जैसे जुपिटर हैज़ द मोस्ट नंबर ऑफ सैटेलाइट 63। जुपिटर के सबसे ज़्यादा सैटेलाइट्स हैं 63, वाइल मरकरी एंड विनस हैव नो नेचुरल सैटेलाइट्स। जबकि मरकरी और विनस प्लैनेट की कोई भी नेचुरल सैटेलाइट नहीं है। अब हम पढ़ते हैं अपनी अर्थ के बारे में। द अर्थ। The Earth is a unique planet in the solar system because it is the only one to support life. अर्थ जो है वो पूरे सोलर सिस्टम का एक यूनिक प्लैनेट है क्योंकि ये अकेला ऐसा प्लैनेट है जो लाइफ को सपोर्ट करता है, जहाँ जीवन संभव है। दिस इज़ बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऐसा क्यों है? इसके कुछ स्पेशल कारण हैं। जैसे नंबर 1, अबाउट 3/4 ऑफ अर्थ सरफेस इज कवर्ड विद वाटर। क्योंकि अर्थ का लगभग 3/4 हिस्सा पानी से कवर्ड है। इट इज़ हैंस ऑल्सो कॉल्ड द ब्लू प्लैनेट, इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहा जाता है। द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ हैज़ सफिशिएंट ऑक्सीजन विच वी नीड टू ब्रीथ। अर्थ के एटमॉस्फेयर में पर्याप्त मात्रा में ऑक्सीजन है जो हमें सांस लेने में जिसकी ज़रूरत पड़ती है। द एटमॉस्फेयर कीप्स द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट एंड बीरेबल टू ऑल लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ। एटमॉस्फेयर कीप्स द सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट। एटमॉस्फेयर जो है अर्थ का वो सरफेस पे जो टेम्परेचर है उसे नियंत्रित रखता है और उसे सहनीय बनाता है। वहाँ पर सारे जो जीवन की जितनी भी फॉर्म्स हैं वो सब अवेलेबल करता है, ठीक है। हाउ डज द अर्थ्स एटमॉस्फेयर इनेबल इट टू सपोर्ट लाइफ? लिस्ट ऑल द रीजन्स इन योर स्क्रैप बुक। किस तरीके से अर्थ का एटमॉस्फेयर जीवन के लिए संभव है, जीवन को संभव बनाता है, उसके लिए इनेबल है, इस बात की आपको लिस्ट बनानी है इन रीजन्स की। नेक्स्ट है जैसे द अदर गैसेज प्रेजेंट इन द एटमॉस्फेयर आर विटल फॉर लाइफ ऑन द अर्थ। जो दूसरी गैसेज अर्थ पे प्रेजेंट है एटमॉस्फेयर में वो भी अर्थ पर जीवन के लिए महत्वपूर्ण है। फॉर एग्जाम्पल ओजोन प्रोटेक्ट्स अस फ्रॉम दी हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेज ऑफ द सन। जैसे कि ओजोन जो है वो हमें क्या करती हैं, सूरज की पराबैंगनी हार्मफुल किरणों से प्रोटेक्ट करती हैं। द अर्थ सरफेस हैज़ सॉइल दैट सपोर्ट्स प्लांट लाइफ एंड मैनी अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ। अर्थ के सरफेस पर सॉइल पाई जाती है जो कि प्लांट लाइफ को सपोर्ट करती है और दूसरी लाइफ की फॉर्म्स को भी सपोर्ट करते हैं। अब हम देखते हैं डे टाइम टेम्परेचर्स ऑन दी मून कैन रीच 100 डिग्री सेंटीग्रेड वाइल एट नाइट इट कैन बी -150 डिग्री सेंटीग्रेड। दिन के समय जो मून का टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड तक पहुंच जाता है, जबकि रात में इट कैन बी -150 डिग्री सेंटीग्रेड, ठीक है। अब हम देखते हैं द मून एंड इट्स फेजेस। चांद और उसकी चरण या फिर उसकी स्थिति वो किस तरीके से प्रोग्रेस करता है। द मून इज़ द ओनली नेचुरल सैटेलाइट ऑफ द अर्थ। मून जो है वो अर्थ का ओनली वन नेचुरल सैटेलाइट है। इट लाइज 3,84,400 किलोमीटर अवे फ्रॉम द अर्थ एंड मैक्स 1 कंप्लीट रेवोल्यूशन ऑफ द अर्थ इन अबाउट 28 डेज। ये अर्थ से 3,84,400 किलोमीटर दूर है और ये अपनी जो पूरी परिक्रमा है अर्थ के चारों ओर वो 28 दिन में पूरी करता है। अपना पूरा एक चक्कर 28 दिन में पूरा करता है। इट ऑल्सो टेक्स द सेम टाइम टू रोटेट वंस अबाउट इट्स एक्सिस। और ये इतना ही समय अपने अक्ष पर घूमने में भी लेता है, यानी ये खुद भी अपने अक्ष पर घूमता है और अर्थ के चारों ओर भी घूमता है, ठीक है। दिस इज़ वाई वी ऑलवेज सी द सेम साइड ऑफ द मून एंड नेवर गेट टू सी इट्स अदर और डार्क साइड। यही कारण है कि हम हमेशा चांद की सिर्फ वही एक ही साइड, सेम ही साइड देख पाते हैं, कभी भी वो दूसरी साइड नहीं देख पाते जो अंधेरे में रहती है। द डायमीटर ऑफ दी, अब हम
चांद का डायमीटर देखते हैं। मून इज़ 1/4 एंड इट्स ग्रेविटी 1/6 दैट ऑफ द अर्थ। मून का जो डायमीटर है, व्यास है, वो क्या है 1/4 है, जबकि इसकी ग्रेविटी क्या है 1/6 जो कि अर्थ की है। अर्थ की ग्रेविटी का 1/6 है। द मून दस हैज़ नो एटमॉस्फेयर एंड नो वाटर। मून का ना तो कोई एटमॉस्फेयर है और ना ही वहाँ पानी है। नो लाइफ फॉर्म एग्जिस्ट ऑन द मून बिकॉज ऑफ दिस। और इस वजह से वहाँ पे कोई भी लाइफ की फॉर्म एग्जिस्ट नहीं है, यानी वहाँ पे जीवन संभव नहीं है। द सरफेस ऑफ द मून इज़ फुल ऑफ क्रेटर्स mainly because of bombardment of meteoroids which strike its surface unburnt as there is no atmosphere to burn them up। जो मून सरफेस है वो गड्ढों से भरा हुआ है। किस वजह से? क्योंकि यहाँ पे उल्का पिंड्स की गोलाबारी होती रहती है। विच स्ट्राइक, इस वजह से इसने इसके सरफेस को अनबर्न्ट कर दिया है, यानी चांद का सरफेस उल्का पिंड्स के गिरने की वजह से बार बार काफ़ी ऐसा है कि वो जलता नहीं है वहाँ पे कुछ भी। एज देयर इज़ नो एटमॉस्फेयर टू बर्न दैम अप, और इसलिए वहाँ, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है वहाँ कोई भी चीज़ जलती नहीं है। बर्न दैम अप। द मून इज़ विजिबल टू अस इन द नाइट स्काई इन वेरियस शेप्स। मून जो है वो विजिबल है, हमें नाइट स्काई में दिखता है इन वेरियस शेप्स, अलग अलग शेप्स में, डिपेंडिंग ऑन इट्स पार्ट दैट इज़ लाइटेड अप बाय द सन। और ये डिपेंड करता है उसके उस हिस्से पे जो कि सूरज की लाइट की तरफ है और उसकी वजह से चमकता है। द शेप ऑफ मून बिकम्स बिगर ड्यूरिंग 1/2 ऑफ इट्स रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ 28 डेज। जो मून की शेप है वो बिकम बिगर, बड़ी हो जाती है 1/2 ऑफ इट्स रेवोल्यूशन पीरियड ऑफ 28 डेज। जो उसका 28 दिन का रेवोल्यूशन पीरियड है उसके आधे हिस्से में, यानी 28 डेज में वो पूरा रेवोल्यूशन करता है, तो 14 डेज में उसका जो साइज़ है, शेप है मून की, वो बिगर हो जाती है। वाइल इन द अदर हाफ पीरियड इट बिकम स्मॉलर, और बाकी के आधे हिस्से में क्या होती है, वो कम होती है। दिस ग्रोइंग पीरियड इज कॉल्ड वैक्सिंग ऑफ द मून। और ये जो उनका बढ़ने वाला जो पार्ट होता है, इस पीरियड को क्या कहते हैं, वैक्सिंग ऑफ द मून कहते हैं, यानी कि चांद का बढ़ता हुआ क्रम कहते हैं। वाइल द रिड्यूसिंग पीरियड इज कॉल्ड वेनिंग ऑफ द मून। और जो मून के साइज़ के, शेप के कम होने वाला जो पीरियड है, रिड्यूस होने वाला जो पीरियड, उसे वेनिंग ऑफ द मून कहा जाता है, यानी कि घटता हुआ क्रम। द हैपन्स बिकॉज ऑफ द डिफरेंट पोजिशंस ऑफ द मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ। ऐसा होता है क्योंकि उसके अलग अलग पोजिशंस की वजह से होता है ऐसा, जो कि उसकी मून ड्यूरिंग इट्स ऑर्बिट अराउंड द अर्थ, धरती के चारों ओर वो अपने अक्ष पे किस पोजिशन में है, ये डिफरेंट पोजिशंस की वजह से इसका शेप बदलता है। इफ़ अ पर्सन वेट्स 60 kg ऑन अर्थ, what will he weight on the moon? अगर एक आदमी का वेट धरती पर 60 किलो है तो मून पर कितना होगा? ठीक है, तो ये आपका चैप्टर यहाँ कंप्लीट होता है। इसको आपको अच्छे से रीड करना है। थैंक्स एंड हैव ए नाइस डे स्टूडेंट्स।